गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्रोटोन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी ग्रामर का नया टॉपिक समास। देखिए, समास पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके थे। आज समास पार्ट 2 के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। समास पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको तत्पुरुष समास पढ़ा दिया था। तत्पुरुष समास के अलावा मैंने आपको द्विगु समास पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे अन्य भेद। देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास के अंदर देखिए सबसे पहले परिभाषा, जिसे समस्त पद में पूर्व का मतलब हो गया प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, अपने सामने एक शब्द है अव्यय। कौन सा शब्द है? अव्यय। तो अव्यय क्या है? अव्यय देखिए संस्कृत में बताया गया है, सैदृशु त्रिषु लिंगेषु सर्वासूच विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। ठीक है, देखिए अव्यय किसे कहते हैं। ठीक है, अव्यय के अंदर देखिए आप लिंग, वचन, विभक्ति, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, जिसके अंदर, जिस शब्द के अंदर ना लिंग परिवर्तन हो, ना वचन परिवर्तन हो, ना विभक्ति परिवर्तन हो, तो वहां पर उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा है आपके सामने कि जिस समस्त पद में पूर्व पद क्या हो, प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो। ठीक है, आपने ले लिया एग्जाम्पल अव्ययी भाव का, यथाशीघ्र। यथाशीघ्र। फिर आपने ले लिया, जैसे यथाशीघ्र है, इसका समास विग्रह हो जाएगा जितना अधिक शीघ्र। ठीक है, एक जैसे आपने ले लिया वन। ठीक है, इनको बोलते हैं भैया द्विरुक्त शब्द। कौन से शब्द बोलते हैं? द्विरुक्त शब्द। ठीक है, जहां भी द्विरुक्त शब्द का मतलब एक जैसे दो शब्द, जहां पर भी ऐसा शब्द आ जाए तो वहां पर आपको करना क्या है? वहां पर आपको करना है बीच में के बाद लगाना है। तो वन के बाद वन। ठीक है, जैसे आपने ले लिया साहब पंजाब का समास विग्रह हो जाएगा 5 आबों का समाहार। 5 आबों का समाहार। ठीक है, इसके अलावा आपने जैसे ले लिया द्विमुनि का समास विग्रह हो जाएगा 2 मुनियों का समूह या समाहार। तो देखिए, आपको यह ध्यान रखना है, ये द्विमुनि, पंजाब, ये शब्द अव्यय भाव समास क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था एक ही संस्कृत में सूत्र है नदी भिष्य। उस सूत्र के अनुसार जहां पर संख्यावाची शब्द के बाद में नदीवाचक शब्द और मुनिवाचक शब्द जहां आ जाते हैं, वहां पर अव्यय भाव समास होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके अव्ययी भाव समास। उसके बाद में लेते हैं भैया हम कर्मधारय समास। कौन सा समास लेंगे? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो कर्मधारय समास है, उससे कर्मधारय समास के अंदर आपने ले लिया कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास के अंदर देखिए आपको क्या करना है। कर्मधारय समास में बताया गया है कि जिससे वह विशेषण
जिस विशेषण में पूर्व पद विशेषण, यहां पर आएगा जिस समास में या जिस समस्त पद में, तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, दो शब्द, एक तो विशेषण और दूसरा विशेष्य। यानी पूर्व पद में तो क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए, जो कि विशेषण मैंने आपको पहले टॉपिक में पढ़ा दिया, और दूसरा पद क्या होना चाहिए, विशेष्य। जैसे आपके सामने है काली मिर्च, ठीक है, समास विग्रह हो जाएगा इसका, काली है जो मिर्च, ठीक है। अब यहां पर है काली शब्द क्या है, प्रथम पद विशेषण, और मिर्च शब्द है वो क्या है, विशेष्य, दूसरा पद, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आपने ले लिया कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प में देखिए समास विग्रह होगा, काला है जो सर्प, ठीक है। काला शब्द क्या है, विशेषण, और सर्प शब्द क्या है, विशेष्य, ठीक है। जैसे ले लिया आपने महात्मा, महात्मा शब्द लिया, महात्मा, तो समास विग्रह हो जाएगा महान है जो आत्मा, ठीक है। अब यहां महान शब्द है वो तो हो गया अपने विशेषण, और आत्मा शब्द हो गया अपने विशेष्य, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आपने एग्जाम्पल लिया महाविद्यालय, महाविद्यालय, तो महाविद्यालय में महा शब्द है वो तो हो गया विशेषण, और विद्यालय शब्द क्या हो गया, विशेष्य, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास, ठीक है। उसके बाद में लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में देखिए मैंने आपको बताया था हर समास के अंदर दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम द्विगु द्वंद्व समास। द्विगु हम पढ़ चुके थे पहले, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखिए संस्कृत में एक सूत्र है भैया इसके लिए, चार थे द्वंद्व है, चार थे द्वंद्व है। अगर इस चार थे का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चे प्लस अर्थे, चे प्लस अर्थे, और चे का अर्थ होता है और, समझ गए। तो देखिए परिभाषा, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, और साथ में योजक चिन्ह का प्रयोग हो, ध्यान रखना है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, दोनों पद प्रधान, पूर्व पद भी प्रधान होना चाहिए और उत्तर पद भी प्रधान होना चाहिए। जैसे माता पिता, दाल रोटी, पति पत्नी,
धर्मा धर्म। ठीक है, तो देखिए माता पिता समास विग्रह हो जाएगा भैया, माता और पिता। इसी प्रकार से दाल और रोटी। ठीक है, इसी प्रकार से पति और पत्नी। उसी प्रकार से धर्मा धर्म समास विग्रह क्या होगा, धर्म और अधर्म। ठीक है, जैसे आपके सामने अन्य एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कृष्ण अर्जुन है, कृष्ण अर्जुन है। ठीक है, कृष्ण और अर्जुन। श्वेता श्वेत, श्वेता श्वेत, श्वेत और अश्वेत। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं उनके अंदर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास हो गया। इससे अगला जो समास है वो है अपने बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास में देखिए बहुव्रीहि समास क्या है। बहुव्रीहि समास में आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा पद प्रधान होता है। सबसे पहले लेते हैं बहुव्रीहि समास की परिभाषा। बहुव्रीहि समास देखिए बहुव्रीहि समास के अंदर आपने परिभाषा ली, जिस समास में या जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान न हो और मुख्य अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ निकले, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है भैया। देखिए, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान न हो, कोई पद प्रधान न होने का मतलब है ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, और जो मुख्य अर्थ होता है उस मुख्य अर्थ को छोड़कर क्या निकलता है, अन्य अर्थ निकलता है, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे एग्जांपल लिया आपने लंबोदर। ठीक है, समास विग्रह हुआ, लंबा है जिसका उदर वह। अब देखिए यहां पर समास का ये आपको उदाहरण दिया लंबोदर, समास विग्रह हुआ लंबा है जिसका उदर, ये तो हो गया मुख्य अर्थ, लेकिन इसका अन्य अर्थ क्या निकलेगा, गणेश। ठीक है, जैसे आपने ले लिया त्रिनेत्र, तो तीन है नेत्र जिसके वह, तीन नेत्र किसके हैं, शिव के। किसके हैं, शिव के। जैसे षटपद या षडपद, छह पैर है जिसके, कौन है, भंवरा। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया लंबोष्ट। लंबोष्ट का समास विग्रह होगा लंबे हैं जिसके होठ, लंबे किसके होठ होते हैं, ऊंट के। ठीक है, तो लंबोष्ट शब्द में भी कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने जो समास है वो समास कंप्लीट हो गए। मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दूं, थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा विशेष ध्यान देना। एक बार आपको परिभाषा में ध्यान रखना है पद कौन सा प्रधान होता है। ठीक है,
पद कौन सा प्रधान होता है। तो मान लीजिए सबसे पहले आपने ले लिया अव्ययी भाव, ठीक है। अव्ययी भाव में आपको ध्यान रखना है पूर्व पद होना चाहिए अव्यय, ठीक है। उसके बाद में तत्पुरुष समास लिया। तत्पुरुष समास में आपको ध्यान रखना है पहला पद है वो गौण होना चाहिए और दूसरा पद है वो मुख्य होना चाहिए। तीसरे में आपने ले लिया मान लो द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास के अंदर जो प्रथम पद है वो होना चाहिए संख्यावाची और साथ में किसका बोध करवाएं, समूह का बोध करवाए। द्विगु समास के बाद में आपने लिया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होने चाहिए, पूर्व पद भी प्रधान होना चाहिए और उत्तर पद भी प्रधान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया, बहुव्रीहि और कर्मधारय, ठीक है। बहुव्रीहि समास में मैंने आपको बताया कोई पद प्रधान नहीं होता, ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास के अंदर आपको ध्यान रखना है कि प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है और द्वितीय पद होता है वो होता है विशेष्य, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है उस क्लास में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।